स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। आमतौर पे आपने मेरे और बाकी कई चैनल पर भी छलावा की अलग अलग कहानियां सुनते हैं, किस्से सुनते हैं, बड़े अजीब होते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि जो मेरी पर्सनल थ्योरी है कि जो छलावा है वो मायाजाल बुनता है किसी इंसान की मौत का। लेकिन आज के किस्से में जो मायाजाल बांधा गया वो कुछ था ही इतना भयानक कि मैंने सच कहें तो आज तक इतना भयानक मायाजाल छलावे का ना कभी सुना है, किसी भी कहानी में, किसी भी किस्से में नहीं सुना। तो आज का जो किस्सा है वो है एक ट्रक ड्राइवर और क्लीनर का। और जैसा कि मैं कहता ही हूँ कि जो ट्रक ड्राइवर और ये क्लीनर होते हैं इनके साथ हादसे बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत से किस्से होते हैं। सारा देश विदेश उन्होंने भ्रमण करना होता है और अलग अलग राज्यों की, अलग अलग कस्बों की, अलग अलग गाँवों की सड़कों से इनको जाना होता है। और किस सड़क की क्या कहानी है ये इनसे ज़्यादा कौन बेहतर जानता है। ऐसा ही हादसा हुआ अशोक कुमार और उनके क्लीनर जितेंद्र के साथ। ये किस्सा, ये कहानी अशोक कुमार जो कि ट्रक ड्राइवर हैं और उनके क्लीनर जितेंद्र कुमार की है। ये दोनों, इनके पास ऑल इंडिया परमिट था, तो ज़्यादातर जो इनका ट्रिप होता था वो दूर दूर का होता था। लेकिन साथ के साथ ही इनका जो आपस में एक प्रेम था वो काफ़ी ज़्यादा था और एक दूसरे के साथ दोस्ती तो थी, लेकिन इनका कह सकते हैं कि इनका इनका खुद का कहना है कि ये तो भाई एक दूसरे पर जान मारते थे। तो आज के किस्से में कुछ ऐसी घटनाएं हुई इनके साथ जो ये बयान करना चाहते हैं। और इन्होंने कहा कि इसके बाद तो इनकी हिम्मत रही ही नहीं कि ये ट्रक दोबारा चलाए, लेकिन पापी पेट का सवाल है। अब इसके अलावा इन्हें कुछ और आता भी नहीं है, क्या करें। हाँ, लेकिन इस घटना के बाद ये कदम काफ़ी फूंक फूंक के रखते हैं। ये यूं कहें कि रात के समय में ऐसी सड़कों को फॉलो नहीं करते जहां पर इनको महसूस हो कि सिर्फ इनके अलावा कोई और गाड़ी आसपास नहीं जा रही। सुनसान रास्तों पर तो इन्होंने रात के समय में ट्रैवल करना ही छोड़ दिया। जान सबसे ज़्यादा प्यारी होती है और इसी बात का ख्याल रहना भी चाहिए। अशोक कुमार एक दिन जो गुड्स होती हैं उनको लेकर जा रहे थे तमिलनाडु की तरफ। काफ़ी लंबा टूर था, दिल्ली से लेकर तमिलनाडु की तरफ। अब इतना लंबा टूर है और रास्ते में रुक रुक के जाना, फिर कभी अशोक कुमार गाड़ी चलाते, कभी जितेंद्र कुमार गाड़ी चलाते। अब ये बात उस रात की है जब जितेंद्र काफ़ी समय से गाड़ी चलाया जा रहा था और अशोक कुमार उसके पास सो रहे थे दूसरी सीट पर। अचानक जब अशोक कुमार की हल्की सी जाग खुलती है तो वो नोटिस करते हैं कि जितेंद्र कुमार झपकियां ले रहा है। लेकिन शायद वो अशोक कुमार को सोता हुआ देखकर कहना नहीं चाहते थे कि अब आप गाड़ी चला लो। लेकिन अशोक कुमार उसको गाली निकालते हैं और कहते हैं गुस्से से कि भाई तू ट्रक ठुकवाएगा क्या, चल जल्दी से ट्रक को साइड पे लगा और मैं चलाता हूँ। जतेंद्र उसको दूसरी बार कुछ कहते नहीं है क्योंकि उसकी आंखों से साफ झलक रहा था कि उनको काफी ज्यादा नींद आ रही है। अब जितेंद्र कुमार नॉन ड्राइविंग सीट पर आराम कर रहे होते हैं और अशोक कुमार ट्रक चलाए जा रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी नींद अभी पूरी हुई नहीं थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। अभी तो अशोक कुमार ये भी तय नहीं कर पा रहे थे कि ये जितेंद्र किस रास्ते पर ले आया, इतना सुनसान रास्ता। लेकिन अब वो उसको उठाना नहीं चाह रहे थे और वो सोच रहे थे कि भाई चल कोई बात नहीं, किसी हाईवे पर तो रास्ता जाएगा, पता लग ही जाएगा, कोई बोर्ड आगे आएगा, मुझसे मुझे पता लग ही जाएगा ये कौन सा रास्ता है। लेकिन अब थोड़ी देर तक जब ट्रक चला रहे होते हैं अशोक कुमार, अचानक उनका जो ट्रक है एकदम से हिलता है। मतलब जैसे कोई होता है ना, आमतौर पर कोई स्पीड ब्रेकर वगैरह आ जाए, कोई खड्डा आ जाए तो ट्रक पूरी तरह, गाड़ी पूरी तरह हिल जाती है। लेकिन अगर कोई पत्थर की चीज आई हो जिससे ट्रक उछलता है या फिर स्पीड ब्रेकर आया हो, उसका जो गाड़ी चलाता है उसको आराम से पता लग जाता है कि कोई चीज सख्त आई है। लेकिन जब इनका ट्रक उस चीज से निकलता है इनको महसूस होता है कि ट्रक के नीचे कुछ चीज है। अब ये बड़े हैरान होते हैं, ये ट्रक रोकते नहीं है क्योंकि डर जाते हैं कि क्या था ट्रक के नीचे, क्या कोई जानवर था, कोई इंसान की लाश तो नहीं थी। लेकिन ये ट्रक रोकते नहीं है क्योंकि डर जाते हैं और ये सोचते हैं कि भाई जो भी होगा मुझे क्या, मेरे सामने मेरे कुछ जिंदा जागती चीज तो जो है वो मेरे सामने आकर तो नहीं ठुकी ना, तो मैं क्या इसमें कर सकता हूँ। ये ट्रक चलाते रहते हैं, लेकिन अचानक कुछ दूरी पर जाने के बाद जो ट्रक है वो अचानक से रुक जाता है। इनका ट्रक अभी बिल्कुल नया था, बहुत ज्यादा पुराना हुआ नहीं था। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आना, इस तरीके की खराबी आना बड़ी अनयूजुअल बात थी। अब ये उस सारे सुनसान रास्ते पर अकेले थे, यानी कि अकेली गाड़ी। ट्रक को ये 2-3 बार सेल्फ लगाते हैं लेकिन ट्रक जो है वो स्टार्ट ही नहीं होता। जितेंद्र कुमार साइड से उठता है, कहता क्या वो उस्ताद जी,
तो अशोक कुमार बड़ी परेशानी से कहते हैं कि भाई यार पता नहीं क्या हुआ, ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है। तो जितेंद्र कुमार भी हैरान होता है, वो कहता है कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, मैं नीचे जाके इसका खोल के देखता हूँ, बोनट खोल के देखता हूँ, कोई कई बार कोई चीज वगैरह देख लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी होगी पता तो लग जाएगा। इतना जो ट्रक के ड्राइवर होते हैं उनको आभास होता है, कोई छोटी मोटी खराबी हो तो उसको ये ठीक कर लेते हैं। अब जो जितेंद्र कुमार था वो बोनट खोलता है, कुछ समय बीतता है, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। अशोक कुमार सोचते हैं कि जितेंद्र कुमार की कोई आवाज तो आ ही नहीं रही, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो बोलेगा ना, कुछ तो उसको पता लगा होगा। वो उसको आवाज लगाते हैं, ओ जितेंद्र, जितेंद्र, लेकिन जितेंद्र की कोई आवाज आती नहीं। वो फिर से एक दो बार आवाज लगाते हैं, जितेंद्र क्या पता लगा, कुछ लगा पता, कुछ खराब खरूब तो नहीं हुआ, बता तो सही। लेकिन जितेंद्र आवाज की फिर से कोई आवाज नहीं आती। अब ये थोड़ा सा गुस्से में आ जाते हैं और नीचे उतरते हैं गुस्से में और देखते हैं कि जितेंद्र कुमार तो वहां पर है ही नहीं। ये देख के हक्के बक्के रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जितेंद्र कुमार अभी मेरे बिल्कुल सामने ट्रक का बोनट खोलकर देख रहा था, अगर वो इधर उधर गया भी होगा तो मुझे नजर तो आएगा, क्या मैं देखना भूल गया, कोई इधर उधर तो नहीं गया। लेकिन फिर भी अब वो परेशान थे, साथ में डर भी रहे थे और उसको चिंता थी जितेंद्र कुमार की भी, कि भाई अगर जितेंद्र कुमार यहाँ पर नहीं है तो गया कहाँ पे। ये जल्दी से अपना ट्रक बंद करते हैं, लॉक लगाते हैं और इधर उधर जाना शुरू कर देते हैं, उसको देखना शुरू कर देते हैं। अब उस ट्रक के बिल्कुल आसपास काफी बड़ी बड़ी झाड़ियां थी। अब ये भी सोचते हैं कि अगर जितेंद्र कुमार आसपास कहीं गया होगा तो कम से कम झाड़ियों की आवाज तो आएगी। ना चाहते हुए भी झाड़ियों की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि और कोई चारा था नहीं। अभी ये झाड़ियों के बीच में जाते हैं तो इनको जितेंद्र कुमार की चीख की आवाज सुनाई देती है, इतनी भयानक चीख कि जैसे किसी जानवर ने जितेंद्र कुमार को पकड़ा हो। ये सुन के तो उनकी रूह तक कांप जाती है और ये उसी आवाज की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। जितेंद्र की आवाज आ रही होती है, उस्ताद जी बचाओ, उस्ताद जी बचाओ, लेकिन इनको जितेंद्र कुमार कहीं नजर आ ही नहीं रहा होता। ये झाड़ियों में इधर उधर भटके जा रहे थे, जहां पर जितेंद्र कुमार की आवाज आ रही थी उस तरफ भागे जा रहे थे, लेकिन उस आवाज का सोर्स पता लग ही नहीं रहा था। अब ये काफी दूर आ चुके थे अपने ट्रक से, ट्रक इनको दिखाई नहीं दे रहा था, सड़क इनको दिखाई नहीं दे रहा था तो सिर्फ इनके आसपास झाड़ियों का जमावड़ा और एक आवाज जो बकौल इनको जितेंद्र कुमार की लग रही थी, लेकिन क्या वो सच में जितेंद्र कुमार की आवाज थी। अब ये उसी आवाज की तरफ भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे और ये क्या देखते हैं कि बहुत आगे जाके एक गांव है, लेकिन उस गांव की एक बड़ी खास बात है, एक भी गांव में लाइट नहीं चल रही, जैसे कि पूरे का पूरा गांव शमशान हो, उजड़ा हुआ हो। लेकिन इनको आवाज वहीं से आ रही थी। अब इनके पास कोई और चारा नहीं था और ये जितेंद्र को आवाज लगाते लगाते उस तरफ चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे उस गांव की तरफ चलते जा रहे थे, इनका मन बैठा जा रहा था। एक तो जितेंद्र कुमार की दर्दनाक आवाज और दूसरा वो जो गांव, जितनी पास वो उसके आते जा रहे थे उतना ही वो उनको भूतवा लगता जा रहा था। अब वो गांव के अंदर एंटर करते हैं और देखते हैं कि हर एक घर के बाहर एक ताला लगा हुआ है। चलते चलते वो गांव के एक घर के पास जाते हैं, जहां पर देखते हैं कि जितेंद्र कुमार उस घर के बिल्कुल पास खड़ा हुआ है, इनकी तरफ पीठ खड़ी करके, लेकिन आवाज वैसे ही दर्दनाक लगाया जा रहा है। ये देखकर इनको काफी हैरानी होती है कि एक इंसान जो इतनी दर्दनाक आवाज लगाए जा रहा है वो ऐसे कैसे बड़े आराम से खड़े हो सकता है। अब ये दूर से उसको आवाज लगा रहे हैं, अरे भाई मैं आ गया हूँ, इधर देख मेरे तो जितेंद्र, क्या हुआ। लेकिन जितेंद्र कुमार उनको किसी भी बात का जवाब दे नहीं रहा। इनके देखते ही देखते उस घर का दरवाजा खुलता है और जितेंद्र कुमार अंदर की तरफ चले जाता है। उस घर में बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी बाकी घरों की तरह। अब अशोक कुमार कुछ डरे हुए थे, वो सोच रहे थे कि मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं, लेकिन दोस्त का सवाल था, दोस्ती का सवाल था। फिर वो हिम्मत करके उस घर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। जैसे जैसे उस घर की तरफ बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे ही उनको जितेंद्र कुमार की कराहने की आवाज आ रही थी, रोने की आवाज आ रही थी। अब वो उस घर के बिल्कुल पास खड़े थे, वो टॉर्च मारते हैं लेकिन उस घर में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। जैसे ही टॉर्च पड़ती है तो उनको नजर आता है अंदर एक दो कमरे तो हैं, लेकिन जितेंद्र कुमार की आवाज आने के बावजूद उनको जितेंद्र कुमार नजर आ नहीं रहा था। अब यह यूं कहें कि वो छलावे के जाल में बड़ी बुरी तरह से फंस चुके थे।
लेकिन फिर भी तब तो उनको इस चीज़ का आभास नहीं था ना। वो तो सोच रहे थे कि उनका दोस्त, उनका जिगरी दोस्त वहाँ पर फँसा हुआ है, इसलिए उस घर में एंटर कर जाते हैं। अब जब उस घर में एंटर करते हैं, तो वो क्या देखते हैं, एक औरत उनकी तरफ पीठ खड़ी करके उस दीवार की तरफ, वो ऑपोजिट दीवार की तरफ झांके जा रही है। ये उसको कहते हैं कि बहन जी, यहाँ पर मेरा दोस्त है जितेंद्र, क्या 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 आपके ही घर में है? क्या क्या आप बता सकती है कि उसकी आवाज मुझे आई जा रही है लेकिन वो है नहीं यहाँ पे। अशोक कुमार इस समय इतना फंस चुके थे कि उनको अपने आसपास के माहौल के बारे में बिल्कुल भी अंदेशा रहा ही नहीं कि क्या ऐसे माहौल में कोई इंसान हो सकता है जिसको वो बहन जी कह रहे थे। क्या वो सच में कोई औरत थी, या फिर औरत के रूप में प्रेत नहीं? वो शायद प्रेतनी थी, क्योंकि अब वो जितेंद्र की तरफ मुड़ के देखती है, क्योंकि जब वो अशोक कुमार की तरफ मुड़ के देखती है तो उसकी डरावनी हंसी, उसकी शक्ल जो किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी थी। ये देख के तो अशोक कुमार को अब जितेंद्र कुमार भी भूल चुका था। वो बस भागने की करते हैं, लेकिन ये क्या देखते हैं कि बाहर जो दरवाजा है वो बंद हो चुका है। वो औरत इनकी तरफ देख के हंसे जा रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ रही। वही अशोक कुमार का तो दिल बैठा जा रहा है। उनको लग रहा था कि बस अब उनकी आखिरी घड़ी है। ये दरवाजा खटखटाए जा रहे हैं कि खोलो खोलो, कोई है कोई है। अचानक से धक्का लगाते हैं, दरवाजा खुल जाता है। ये लड़खड़ा के गिरते हैं दरवाजे के बाहर, और क्या देखते हैं कि जितेंद्र कुमार इनके पास खड़ा हो कहता है, उस्ताद जी आप कहाँ, आप कैसे यहाँ पे? अशोक कुमार को अभी ये सही समय लगता नहीं। वो कहता है कि जल्दी से भाग यहाँ से जितेंद्र, ये जगह ठीक नहीं है, भाग। अब जितेंद्र कुमार और अशोक कुमार बाहर भागने की तैयारी करते हैं। जितेंद्र कुमार अब इनको एक खास इलाके की तरफ लेके जा रहा था, गांव के। अशोक कुमार उसको कहते हैं कि अरे भाई, ये कहाँ पे लेके जा रहा है मुझे? जो हमारा ट्रक है वो दूसरी तरफ है, मैं इसी रास्ते से आया। लेकिन जितेंद्र कुमार कहते हैं, उस्ताद जी आप गलत चल रहे हो, मैं तो दूसरे रास्ते से आया हूँ। अब कुछ समय के लिए अशोक कुमार को ये महसूस होता है कि यार यही गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ ये अब तक देख चुके थे, इसके बाद ये अपने आप पर ही शक कर रहे थे, अपनी सेंसेस पर ही शक कर रहे थे। कुछ समय आगे चलते हैं, लेकिन उसके बाद अशोक कुमार अचानक से पीछे की ओर मुड़ते हैं और जल्दी से उसी तरफ भागना शुरू करते हैं जहां से ये आए थे, क्योंकि अब इनको ये पता लग चुका था कि जिस शख्स के साथ ये पीछे पीछे जा रहे हैं वो जितेंद्र कुमार नहीं, और साथ के साथ ही वो इंसान भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्या उन्होंने जितेंद्र में देख लिया कि जिसके बाद उनको ये पता लगा कि ये जो सामने इनको अपने पीछे पीछे लेके जा रहा है वो जितेंद्र कुमार या फिर इंसान है? क्योंकि जितेंद्र कुमार की एक समस्या थी। जितेंद्र कुमार हल्का हल्का लंगड़ा कर चलते थे, वो बिल्कुल सीधे तरीके से चल नहीं सकते थे। लेकिन जो इंसान इनके आगे जितेंद्र कुमार बन के चल रहा था वो बिल्कुल आराम से जा रहा था। ऐसा भी नहीं है कि जितेंद्र कुमार को कोई चोट लगी थी जिसकी वजह से वो टेम्परेरी लंगड़ा कर चल रहे थे। ये प्रॉब्लम उनको बचपन से थी, इसके लिए ये बात तो पक्की थी कि किसी भी हालत में ये जितेंद्र कुमार हो नहीं सकता। अब ये भागे भागे ट्रक की तरफ जा रहे हैं, और ये क्या महसूस करते हैं कि ट्रक से हॉर्न की आवाज आ रही है। इनको लगता है कि कहीं इन्होंने ट्रक का दरवाजा खुला तो नहीं छोड़ दिया, लेकिन ये पूरी तरह से निश्चिंत थे कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे ट्रक की तरफ, ट्रक से हॉर्न की आवाज आते जा रही थी। ये सोच रहे थे कि शायद जितेंद्र कुमार मेरा वहां पे इंतजार कर रहा होगा। ये किसी तरीके से ट्रक के पास पहुंचते हैं, ट्रक में बैठते हैं और वहां पर देखते हैं कि ना ही कोई शख्स है, ना ही जितेंद्र कुमार। फिर वो ट्रक की हॉर्न की आवाज बार बार कर कौन रहा था। अब ये सोच ही रहे थे, अचानक इनको महसूस होता है कि ट्रक के पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है, वो हंस रहा है। ये तो बिल्कुल स्टन हो चुके थे। इनको समझ नहीं आ रही थी कि ये अब इस चीज का रिएक्ट कैसे करें। क्या ये पीछे मुड़ के देखें? अगर ये पीछे मुड़ के देखते हैं तो अगर कोई जितेंद्र कुमार के सिवा और हुआ। फिर इनको एक आवाज आती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे बच के वहां से निकल जाओगे? मैं तुम्हारा अंत तक पीछा करूंगा, और जब तक तुम मौत के मायाजाल में नहीं फंसते तब तक तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बस ये पॉइंट था जहां पर अशोक कुमार की हिम्मत जवाब दे जाती है और ये बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन ये अपने आप को हॉस्पिटल में पाते हैं। अचानक से पहले ये देखते हैं आसपास कि कहीं ये भी कोई मायाजाल तो नहीं,
लेकिन आसपास डॉक्टर थे, आसपास पेशेंट्स थे। लेकिन उन पेशेंट्स में एक बार फिर से ये गौर करके देखते हैं, तो ये देखते हैं कि इनके बगल वाले बेड पर जितेंद्र कुमार पड़ा हुआ है, जिंदा था। देखकर खुशी भी होती है, लेकिन हैरानी भी होती है। और एक चीज, जैसे इनको होश आती है तो 3-4 पुलिस वाले इनके पास आके खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि हुआ क्या। लेकिन उन पुलिस वालों से ज्यादा सवाल इनके पास थे। पहले इन्हें तो पता लगे कि ये यहाँ पर कैसे आए। फिर पुलिस वाले बताते हैं कि हम किसी केस के सिलसिले में उस रास्ते से गुजर रहे थे। हमने देखा कि एक ट्रक कि जिसकी लाइट्स ऑन है ऐसे ही खड़ा हुआ। हमें थोड़ा सा शक हुआ। हमने देखा कि तुम वहां पर बेहोश पड़े हुए थे। अब हमें तुम्हें उठाकर जीप में डाल ही रहे थे तो अचानक हमारा ध्यान पड़ा ट्रक के नीचे की तरफ, कि कोई ट्रक के नीचे चीज पड़ी है। जब हमने देखा तो ये तुम्हारा कोई हेल्पर है शायद, ये पड़ा हुआ था। तुम दोनों बड़ी बुरी तरीके से, ऐसा लग रहा था किसी चीज से डर कर बेहोश हुए, क्योंकि तुम्हारा शरीर लगभग ठंडा पड़ चुका था। और अगर कुछ समय में हम नहीं आते और तुम्हें हॉस्पिटल नहीं लेकर जाते तो तुम्हारी मौत तो निश्चित थी। अब जब ये बात सारी सुनी तो फिर इनको भी तो बताना पड़ना था कि इनके साथ हुआ क्या। लेकिन ये कहते हैं कि अगर हम आपको ये सब कुछ बताएंगे तो आप इस चीज का विश्वास नहीं करोगे। खैर, ये सब कुछ बताते हैं। पुलिस वालों की शक्ल देखकर इन्हें ये महसूस होता है कि इनको लग रहा है कि इन्होंने कुछ गप मारी है। लेकिन पुलिस वाले जाते जाते ये जरूर कह गए कि कभी भी आज के बाद ऐसे सुनसान रास्तों पर किसी भी कारणवश कुछ भी हो जाए मत जाना। हम तो पुलिस वाले हैं, हमारे साथ कई लोग होते हैं, हमारा रोज का काम है, लेकिन तुम्हारा रोज का काम नहीं है। शायद उन्होंने बिना कुछ बोले ही स्वीकृति दे दी थी कि ऐसी चीजें होती हैं और इन चीजों से बचकर रहना चाहिए। आज इस बात को काफी समय हो गया है, लेकिन उसके बाद कभी भी अशोक कुमार के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, जितेंद्र कुमार के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक छोटी सी चीज जरूर हुई जो इन दोनों को काफी हैरानी में डालती है, जिसका जवाब शायद मेडिकल साइंस के बाद भी नहीं। कि जो जितेंद्र कुमार लंगड़ा कर चलता था बचपन से, इस घटना के बाद वो बिल्कुल ठीक तरह चलता है। कभी कभी अशोक कुमार को ये शक रहता है कि क्या ये सच में जितेंद्र कुमार है। लेकिन इतने साल बीत गए हैं, अगर कुछ ऐसा होता तो अशोक कुमार काफी आसानी से शिकार बन सकते थे, क्योंकि काफी रास्तों पर ये फिर गए हैं। हालांकि वहां पर हल्की फुल्की भीड़ होती है, ज्यादा समय अशोक कुमार और जितेंद्र का साथ में बीतता, लेकिन ऐसा कभी कुछ महसूस हुआ नहीं। लेकिन फिर भी आज तक इनको इस चीज का अचंभा है, या यूं कहें कि दो चीजों का तो बहुत ज्यादा अचंभा है। पहला कि वो हॉर्न बार बार कौन बजा रहा था, मेरा ट्रक तो बिल्कुल बंद था। और दूसरा कि जितेंद्र कुमार की टांग ठीक हुई कैसे। क्या सच में जितेंद्र कुमार मेरा दोस्त ही है, या फिर कोई वो छलावा तो नहीं जो इंतजार कर रहा है कि कभी ना कभी तो ये मेरे माया जाल में फंसेगा ही, क्योंकि उसने कहा था कि वो मौत तक लेके जाएगा। भाई बच के रहिए, और हो सके तो किसी सियाने जिसे कहते हैं, किसी बाबा जी, किसी पंडित जी, मौलवी जी, अपने धर्म के अनुसार से किसी से भी आप मदद लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मामला गड़बड़ हो सकता है। बट फिर भी आप कह रहे हैं कि काफी समय बीत चुका है और ऐसा कभी कुछ आपको महसूस हुआ नहीं। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूँ कि हमारे समय और इन शक्तियों के समय में काफी डिफरेंस होता है। हमारे हजारों साल इनके कुछ सालों के बराबर भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि जो आपकी नजर में 10-12 साल बीत चुके हैं, वो उस छलावे की नजर में सिर्फ 10 मिनट ही हो या 10 दिन हुए, कुछ कहा नहीं जा सकता। और उसकी जो स्ट्रेटजी हो कि भाई आपको मैं 15वें दिन मारूंगा, 20वें दिन मारूंगा, 25वें दिन मारूंगा, और वो आपके 15, 20, 25 साल हो गए हों। खैर, इस चीज का ध्यान रखिएगा, मैं तो बस आपको यही कह सकता हूँ। अब बढ़ते हैं हम अगले किस्से की ओर, लेकिन उससे पहले भाई अपना फर्ज जरूर पूरा कर देना। अगर लाइक अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, और साथ के साथ ही नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर कीजिए दबा के, साथ के साथ ही कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लगा किस्सा। और थोड़ा सा आपको एनर्जी में मेरी थोड़ा सा डाउन लग रही होगी भाई, महाकुंभ से आए हैं और ड्राइव करना पड़ा खुद ही। हमारे घर से, जैसा मैंने कहा था कि कितना है, तकरीबन 2400 किलोमीटर का सफर हो गया था आने जाने का, और जाम जो था वो तकरीबन 7-8 घंटे का था। और ऐसी तैसी होगी भाई बॉडी की।
बड़ा मुश्किल हो जाता है अकेले पर्सन के लिए ड्राइव करना। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा मैं एनर्जेटिक फ़ील नहीं कर पा रहा, लेकिन अभी जो रूटीन है उसको भी तो फ़ॉलो करना है ना, कि डेली एक वीडियो, इसलिए भाई वो भी काम करना ज़रूरी है। हो सकता है आज का एपिसोड थोड़ा-सा छोटा भी हो, इसी वजह से कि अभी 2 शूट तो एटलीस्ट करने हैं ना, ताकि कल का भी अरेंजमेंट हो, फिर उसके बाद भी करना है ना। खैर बढ़ते हैं हम अगले किस्से की ओर। प्रवीण कुमार गाँव से दूर जॉब करते थे शहर में, और जब ये जॉब करते थे तो ये जहाँ पर रहते थे वहाँ पर ये शेयरिंग में रहते थे। हालाँकि इनको अच्छी इनकम हो रही थी, अच्छी इनकी सैलरी थी, लेकिन बस इनका था कि भई पैसा जोड़ना है, फिजूल खर्ची कम से कम करनी है, ताकि आने वाले समय में फ्यूचर इनका अच्छा हो। वहीं इनके जो माँ-बाप हैं गाँव में, उनकी ठीक-ठाक ज़मीन थी, लेकिन इनका खेती-बाड़ी की तरफ ध्यान नहीं था, और पिताजी खेती-बाड़ी कर देते थे। तो एज़ सच इनको नौकरी पेशे का ही शौक था। अब एक बार इनको अपना घर छोड़ना पड़ा किराए का, क्योंकि अब इनकी शादी हो चुकी थी। तो ये घर ढूँढते हैं जो सेपरेट अपार्टमेंट हो। लेकिन 1 साल के अंदर-अंदर इनके 4 बार मकान बदल जाते हैं। ऐसा भी क्या होता है? अब कई बार कोई मकान मालिक जो होता है वो थोड़ा-सा खड़ूस निकलता कि भई इनका जो जॉब था वो काफ़ी लेट हो जाते थे। इनका ऑपरेशंस का वर्क था, तो जाते तो थोड़ा-सा लेट थे, लेकिन रात को आते भी लेट थे। तो नुक्ताचीनी होनी कि इतनी लेट क्यों आ रहे हो? कहीं पर कुछ लैंडलॉर्ड अच्छे नहीं इनको मिले। अब ये काफ़ी ज़्यादा परेशान आ चुके थे, और इनका जो घर था वो खरीदने का भी कोई प्लान था नहीं, मतलब अभी नियर फ्यूचर नहीं था, लेकिन अब इनको इस चीज़ में विवश होकर घर खरीदने के बारे में सोचना पड़ा। लेकिन अब दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं तो कोई सस्ता मकान कहाँ से मिले? जो भी मकान ये देख रहे थे वो बजट के बाहर था। दूसरी ओर जिस घर में ये रह रहे थे वहां पर दिक्कत परेशानी अलग से। अब किसी भी तरीके से ये चाहते थे कि इनको इनके बजट में मकान मिल जाए। पिता से मदद मांगी, थोड़ी बहुत उन्होंने भी मदद की, लेकिन दोनों की संपत्ति मिलाने के बावजूद भी इनको अपने बजट का मकान, या यूं कहें कि इनको अपना मनपसंद मकान मिल नहीं रहा था। फिर एक दिन इनको ब्रोकर का फोन आता है कि एक मकान मिला है, हालांकि कुछ दिन से वो मकान खाली है, तो चलेगा? ये सोचते हैं कि भाई खाली है तो क्या हुआ, अच्छी बात है ना, रजिस्ट्री होगी, साथ के साथ ही कब्जा ले लेंगे। अदरवाइज कई बार होता है कि भाई हम 6 महीने बाद छोड़ेंगे मकान, 3 महीने बाद छोड़ेंगे, ऐसा चलता रहता है। अब ये जब मकान की तरफ जाते हैं तो ये मकान गली के आखिर में मकान था, उसके आसपास 2-3 प्लॉट थे। तो जो मकान यानी थोड़ा सा सेपरेट सा मकान था। मकान के अंदर जब जाते हैं तो इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इतना बड़ा मकान, और जो इनका बजट था उससे कम में ही मिल रहा था। रजिस्ट्री कराने के बाद भी इनके पास पैसे बच रहे थे। अब ये पूछते हैं कि भाई जो मकान है किसका है, क्या हिस्ट्री है। ये चीज़ अच्छी करते हैं, बड़े आराम से ये सारा पूछते हैं, हिस्ट्री वगैरह पता कराते हैं, आसपास के लोगों से भी पूछते हैं। तो फिर ये पता लगता है कि जिनका ये मकान है उन्होंने अपने माता पिता के लिए मकान बनाया था, जो गांव में रहते हैं और ये शहर में रहते हैं। और उनका मकान था, उनका था कि भाई हम आपको एक मकान बना देते हैं, आप साथ में नहीं रहना चाहते तो। लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं आए, और ये मकान खाली का खाली पड़ा जब से बना है। 1-2 बार इन्होंने किराए पर दिया, लेकिन फिर वही किराएदारों का नहीं सिस्टम सेट हुआ होगा। तो कुछ साल हो चुके हैं, ये मकान वैसे का वैसे खाली है। अब प्रॉपर्टी जब खाली पड़ी रहो तो उसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से फिर उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि इसको बेच दिया जाए। ये अपने माता पिता को गांव से बुलाते हैं, सबको दिखाते हैं, बड़ा अच्छा मकान लगता है सबको, कोई भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। पंडित जी को बुलाया जाता है, उनको पूछा जाता है कि किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं मकान में। वो सारी दिशा सब कुछ देखते हैं, और उनको भी मकान ठीक लगता है। अब मकान का सौदा हो जाता है और उसके बाद गृह प्रवेश होता है। बिल्कुल मंत्रों से, बिल्कुल हवन यज्ञ करके गृह प्रवेश किया जाता है, रिश्तेदार आते हैं, सबको मकान बड़ा भाता है। अब ये मकान में रहना शुरू करते हैं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती ही नहीं है मकान में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भैया अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत थी नहीं मकान में, कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो फिर मैं आपको ये कहानी, ये किस्सा सुना क्यों रहा हूँ? सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत थी नहीं मकान में तब तक, जब तक वो हादसा नहीं हुआ। उसके बाद तो यूं कहें कि इनका जीना मुहाल हो गया। क्या हो गया ऐसा?
अभी जैसा मैंने कहा कि पति पत्नी प्रवीण कुमार और इनकी पत्नी, बस यही दोनों रहते थे। प्रवीण कुमार आमतौर पर रात को थोड़ा सा लेट आते थे, तो एक ना सिंक्रोनाइजेशन पड़ जाती है कि इनकी गाड़ी की आवाज़ इनकी पत्नी सुन लेती थी। और जब भी इनकी गाड़ी की आवाज़ इनको आती और एक हॉर्न की आवाज़ आती स्पेसिफिकली, तो इनकी गाड़ी इनके दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही इनकी पत्नी दरवाज़ा खोल लेती थी। लेकिन अब कुछ महीने इस घर में बीत चुके थे, तो इनकी पत्नी थोड़ा-सा महसूस करती है कि मैं अकेली हूँ घर में, तो क्यों ना आप ऐसा कीजिए, मेरी बहन जो है उसको बुला लीजिए, अभी उसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो 1-2 महीने मेरे साथ रह लेगी। लेकिन प्रवीण कुमार के पास टाइम की कमी थी और कहते हैं चलो वीकेंड की तरफ देखेंगे हम, देखते हैं, वो खुद को तो उसको मैं बुलाऊँगा नहीं, ऐसे ही अकेली मुश्किल हो जाएगी। मतलब ये बात आई गई हो जाती है और इसको थोड़ा-सा चलता-फिरता कर देते हैं कि चल देखेंगे, अभी कुछ पक्का नहीं हुआ। लेकिन एक दिन ऐसा हादसा होता है जिसके बाद इनका सोचने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है। ये घर की तरफ जाते हैं। आज कुछ अजीब सा तरीके का इनको महसूस हो रहा था, क्योंकि घर के पास बिल्कुल बाहर पहुंचने के बावजूद भी दरवाज़ा खुला नहीं था। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि प्रवीण की पत्नी ने दरवाज़ा ना खोला हो उनके आने से पहले। लेकिन फिर भी इनको लगता है कि शायद सो गई होगी, मोबाइल देख रही होगी, टीवी देख रही होगी, इनको पता नहीं लगा होगा। ये हॉर्न बजाते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। कुछ समय तक तो ये हॉर्न बजाते रहते हैं, लेकिन दरवाज़ा फिर से नहीं खुलता। अब इनको थोड़ी-सी परेशानी हो रही होती है। ये फ़ोन लगाते हैं, लेकिन फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा होता है। अब तो ये और डर जाते हैं कि सब कुछ खैर तो है। ये गाड़ी से उतरते हैं और डोरबेल बजानी शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी दरवाज़ा खोलने नहीं आता। अब तो इनके पसीने छूट रहे थे। डर के मारे इनकी टाँगें काँपी जा रही थी कि कुछ गलत तो नहीं हो गया। ये काफ़ी तेज़-तेज़ दरवाज़ा पीटना शुरू करते हैं, फिर भी कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। ये दोबारा से बेल बजाई जाती है, अचानक से इनको पायलों की आवाज़ आती है, जैसे कोई जल्दी से भागे आ रहा है दरवाज़े की तरफ, और ये उन पायलों की आवाज़ को भली-भाँति पहचानते थे। ये उनकी पत्नी की ही पायलों की आवाज़ थी। थोड़ी-सी इनको तसल्ली होती है। इनकी पत्नी भागी-भागी आके दरवाज़ा खोलती है और डर के मारे इनके सीने से लग जाती है। वो काँपे जा रही थी, शरीर उसका बिल्कुल गर्म हुआ था। ये कहते हैं कि हुआ क्या? क्या हुआ संगीता? इतना तुम क्यों डरी हुई हो, क्या हो गया? तो वो कहती है कि वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी। तो ये कहते हैं कि कौन मार देगी संगीता, क्या हुआ? किसकी बात कर रही हो? वो अंदर है। तो कहते हैं मैं देखता हूँ। ये उनको रोकते हैं कि नहीं, 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 वो आपको भी मार देगी, वो बड़ी खतरनाक है, बड़ी डरावनी है। ये किसी भी तरीके से कुछ चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैं, मतलब ये संगीता बोले क्या जा रही है। इतना समय इस हमें घर में रहते हुआ होगा, इतना समय हमें घर में रहते हुए हो गया है, साल से ज़्यादा शादी को भी हो गया। कभी भी संगीता का इस तरीके का व्यवहार ना ही मैंने देखा है और ना ही कभी-कभी सुना है कि कभी संगीता ने इस तरीके का व्यवहार किया हो। अब मैं संगीता को पकड़ता हूँ और कहता हूँ कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ तेरे साथ। वो जाते हैं अंदर, तो कहते हैं कौन, किसकी बात कर रहे हो? संगीता कहती है वो चुड़ैल, वो बुढ़िया। तो कहते हैं कहाँ पर, किसकी बात कर रहे हो? वो कहती है वो किचन में थी। तो किचन में जाकर देखते हैं बर्तन वगैरह कुछ गिरे थे, लेकिन वहां पर कोई और था नहीं। अब ये संगीता की तरफ देखकर उसको समझाने की कोशिश करते हैं, मेरी बात सुन संगीता, तूने यकीनी तौर पर कोई बुरा सपना देखा होगा, तू सोरी होगी, और जब तू उठी होगी तो पक्की बात है तुझे लगा होगा कोई ऐसी चीज़ है। देखना हम इस मकान में इतनी देर से रह रहे हैं, तो अकेली रह रही है, कभी ऐसा कुछ हुआ कि मतलब कोई चीज़ हमें नज़र आई हो? अगर ऐसा कुछ होता है तो ये तो पहले ही पता लग जाता है। संगीता इस सब बातों को सुन रही थी, समझ रही थी, लेकिन जो उसने देखा था उसको कैसे झुठला सकती थी। संगीता फिर भी कुछ मानने को तैयार नहीं थी। अब माहौल की नज़ाकत, मौके की नज़ाकत समझते हुए प्रवीण कहते हैं कि चल ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो मैं अब आ गया हूं ना, अब डरने की कोई बात नहीं। अब संगीता को कहते हैं कि बस तू खाना बना सकती है, ठीक है, नहीं तो बाहर से मंगाते हैं, तू नहीं किचन में जाना चाहती कोई बात नहीं, फिर हम सो जाते हैं। अब जब ये सोने की तैयारी करते हैं तो संगीता बड़ी मुश्किल से सो पाती है, क्योंकि रह रह के उसको वही बुढ़िया बार बार नजर आ रही थी। आंखें जब भी खोलती इसकी चीख निकल जाती। ये रात संगीता के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल परवीन के लिए थी, क्योंकि उसे संभालना था संगीता को। अभी परवीन को उस डर का एहसास नहीं हुआ था
लेकिन संगीता भली भांति उस डर से रूबरू हो चुकी थी। अगले दिन प्रवीण छुट्टी करते हैं। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगा और जो तेरा वहम है वो निकल जाएगा। सारे दिन प्रवीण संगीता को समझाने की कोशिश करते हैं कि तेरा वहम है, ऐसा है। मंदिर भी लेके जाते हैं, माथा टेकते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन संगीता का डर खत्म लेने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्या ये संगीता का वहम था? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि आज रात को जब ये दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे तो फिर से अचानक से आवाज आती है बर्तन गिरने की किचन से। जैसे ही ये आवाज आती है तो संगीता की तो चीख निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर प्रवीण कहता है कि कोई बात नहीं, मैं देखने जाता हूँ। संगीता कहती है कि प्लीज आप मत जाना, अगर आप गए तो वो आपको भी मार देगी। लेकिन प्रवीण कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। प्रवीण दरवाजा खोलता है और किचन की तरफ जाता है। वो क्या देखता है किचन में? एक बूढ़ी सी औरत, जिसकी जो झुकी हुई है थोड़ी सी, अजीब से सफेद से बाल है उसके, वो बर्तन को फेंके जा रही है। प्रवीण बड़ी गुस्से से कहते हैं, कौन है तू, क्या कर रही है? लेकिन जैसे ही वो अपनी गर्दन घुमाते हैं तो वो शक्ल देखकर प्रवीण के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो बूढ़ी इतनी बदसूरत थी कि प्रवीण की तो चीख निकल जाती है। और वो भागते भागते कमरे में आता, दरवाजा बंद करता है। जो डर वो पिछले एक दिन से अपनी पत्नी संगीता की आंखों में देख रहे थे, वही डर अब प्रवीण की भी आंखों में था। दोनों का डर, दोनों एक दूसरे को महसूस कर पा रहे थे डर को। अब उनके कमरे के बाहर किसी के चलने फिरने की, हंसने की आवाज आती है, जैसे कोई उनका मजाक उड़ा रहा है। कुछ समय बाद दरवाजा खटखटाने की भी आवाज आती है, लेकिन ये डर के मारे खोलते नहीं। जो रात कल संगीता के लिए खौफनाक थी, आज वो प्रवीण के लिए भी हो चुकी थी। जो शक्ल, जो बूढ़ी को कल संगीता ने देखा था, आज प्रवीण ने भी देख लिया था। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि हमारे घर में इतने दिन से कुछ हुआ नहीं, लेकिन अचानक से ये क्या हो गया। अब ये इंतजार करते हैं सुबह का, लेकिन रात, सारी रात वो चुड़ैल इनको परेशान करती है। वो अंदर दाखिल तो नहीं हो पाती, लेकिन इसके बावजूद वो बाहर से इतनी अजीब सी आवाजें निकालती है, इतनी डरावनी आवाजें निकालती है कि बस अगर सुबह ना होती तो उनकी जान ही निकल जाती। जैसे ही सुबह होती है, दरवाजा खोलते हैं और भागते हैं अपने दोस्त के घर। दोस्त को ये सब कुछ बताते हैं। हालांकि दोस्त भी अब ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अब तो अपनी दोस्त की बात को टाल भी कैसे सकता है। तो ये डिसाइड किया जाता है कि हमारे घर में रहो जितने दिन रहना चाहते हो, और हम देखते हैं कि इस घर में है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर ये जाते हैं किसी पंडित जी के पास, तो पंडित जी को उस घर में लेकर जाया जाता है। अब जैसे ही पंडित जी एंटर करते हैं तो उनको महसूस होता है कि इस घर में कुछ है। अब ये वही पंडित जी हैं कि जिन्होंने इस घर का गृह प्रवेश कराया था, घर खरीदने से पहले मुआयना किया था। अब थोड़े से गुस्से से पूछते हैं प्रवीण कि पंडित जी, आपने तो चेक किया था, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस चीज में घर में कुछ है और आपने इसको चीज को भांपने में आप असफल रहे। तो पंडित जी कहते हैं कि जरूरी नहीं होता कि घर में पहले से कुछ हो। कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बाद में भी आती हैं, किसी कारण से छोड़ी जाती है, ऐसे नहीं आती। कोई कारण होगा, कोई है जो आपसे जलता है, कोई है जो आपसे नफरत करता है, इसलिए वो आपको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए ऐसी चीजों को उसने छोड़ा होगा। फिर पंडित जी कहते हैं कि हवन करना होगा और देखना होगा कि ये चीज है क्या। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो ये काम कर सकता है और वो ही ये काम करेगा। फिर किसी तांत्रिक को बुलाया जाता है। अब तांत्रिक वहां पर हवन करते हैं, सब कुछ जो भी अपना उनका तंत्र मंत्र करते हैं, और उसके बाद वो श्योरिटी देते हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका है, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन अब संगीता इसके बावजूद भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो फिर 3-4 दिन उसका जो दोस्त है प्रवीण का, उसकी पत्नी, ये यहाँ पर रहते हैं। जब ये वहाँ पर रहते हैं, कुछ समय महसूस करते हैं कि अब कुछ है नहीं, तो फिर जाकर इनकी जान में जान आती है। क्योंकि इनका हंसता खेलता घर, इतनी मुश्किल से इतने इन्वेस्टमेंट को इकट्ठा करके इन्होंने घर लिया था, और वो ताश के पत्तों की तरह ढहने वाला था। लेकिन फिर पता किया जाता है तांत्रिक जी से कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज बाद में आ गई हो। तांत्रिक जी फिर बताते हैं, किसी ने जानबूझकर ये चीज तुम्हारे घर छोड़ी थी ताकि
तुम डर के मारे ये घर औने पौने दामों में बेच दो, और जब ये काम हो जाएगा तो वो चीज़ फिर से चली जाएगी। अब ऐसा कौन हो सकता है कि जो चाहता हो कि ये घर सस्ते में बिक जाए। तांत्रिक जी ने इनको हिंट दे दिया था। अब पता करना न करना, बूझना न बूझना इन पर था। लेकिन आज कुछ समय बीत चुका है इस घटना को। हालांकि कभी कभी डर जरूर लगता है संगीता को, प्रवीण को भी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। पहले ये मनमोजी थे, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने प्रॉपर एक मंदिर बनाया जहाँ पर सुबह शाम आरती होती है। और जहाँ पर जिन घर में ऐसी चीज़ें होती हैं, जब सुबह शाम आरती हो या फिर अपने धर्म के हिसाब से पाठ पूजा हो, तो ये चीज़ों की आमद बहुत कम हो जाती है। अगर होती भी है तो ये वहाँ पर जमावड़ा कर नहीं सकती, क्योंकि सुबह शाम परमात्मा का नाम चलता है यहाँ पे। और इसी की वजह से ये चीज़ें यहाँ पर पूर्णतः रूप से जड़ नहीं पकड़ सकती। इसलिए जो भी है अपने धर्म के हिसाब से कोशिश किया करें कि पाठ पूजा चलता रहे, उसमें कमी ना आए। और सबसे बड़ी बात कि अगर कर्म ही अच्छे नहीं है तो फिर जितना मर्जी पाठ पूजा कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो आई होप आपको ये किस्सा भी पसंद आया होगा, और अगर आया तो जल्दी से लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए हैं तो अब चलते हैं हम अपने कमेंट सेक्शन की ओर, पढ़ते हैं पहला कमेंट। और जो पहला कमेंट है ना, ये बड़ा खास है, क्योंकि ये एक डिमांड है, और डिमांड बड़े ही खास व्यूअर से है। ये मुझे कमेंट भेज रहे हैं @MKTV1074। सुनील भाई, मैं पंजाब फिरोजपुर गुरु हर साहेब विलेज मोहन के थिंद ब्रो, मोहन के थिंद होगा ना मेरे हिसाब से भाई। मेरी दादी आपकी बहुत ज्यादा बड़ी फैन है, वो आपकी हर एक स्टोरी देखती हैं और मुझे बोलती हैं कि देख, सुनील पुत्र का प्रोग्राम आया है अभी या नहीं। तो फिर मैं उनको लगा कर देता हूँ, डेली वो देखती हैं। कल दादी जी का बर्थडे है और प्लीज आप विश कर देना, वह आपको बहुत प्यार करती हैं। और वो बहुत प्यार करती हैं से बोलती हैं सुनील, अच्छा बहुत करती हैं और बोलती हैं सुनील पुत्र। थोड़ी सी आपकी लिखने में ना हो सकता है टाइपो एरर हो, लेकिन इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, भावनाएं समझनी चाहिए। और दादी जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई हो। आपने कल लिखा था, मतलब आज के दिन का होगा, और ये एपिसोड सेम डे ही अपलोड हो जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आज के दिन ही दादी जी का जन्मदिन होगा, और उनको मैं विश कर रहा हूँ सही समय पर। अगर नहीं कर पाया एक दिन आगे पीछे तो माफ़ी उनके लिए, लेकिन फिर से एक बार दादी जी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। और मैं आशा करूँगा कि आपकी जो जीवन है तंदुरुस्त हो, आप सेहतमंद जीवन जी रही हो और जीवन जीती रहें। और साथ के साथ फैमिली भाई कोई बात नहीं है, ये तो मेरा मेरा एक किस्म का मेरा सौभाग्य है कि इतने इतने बुजुर्ग जो हैं उनका प्यार मिलता रहता है। और मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता था कि भाई बुजुर्ग भी अपनी कहानी सुनते हैं। मुझे तो लगता था कि भाई बस ये एक सर्टेन लेवल है एज का जो कहानी सुनता है। अदरवाइज ये बात मेरे लिए बड़ी नई है और हैरानी वाली है, और मुझे अच्छी भी लग रही है। और इसीलिए थोड़ा सा ये भी है कि भाई मैं जो किस्सों के जरिए कोशिश करता हूँ पॉजिटिवनेस फैलाने की, और एक सीख भी मिलनी चाहिए किस्सों के जरिए, ताकि ये कंटेंट सबका हो। ऐसा नहीं है कि किसी को ये कंटेंट ऐसा लगे कि हमारे काम का नहीं है। खैर, एक बार फिर से भाई जी, आपकी दादी जी वो मेरी दादी जी भी हैं, और बहुत बहुत बधाई। और कभी भी फिरोजपुर आना हो तो फिर पार्टी पेंडिंग है दादी जी की जन्मदिन की, उनको भी बोल देना, ऐसे नहीं छोड़ने वाला मैं। ठीक है, फिरोजपुर दूर है पर कभी कभार एक दो बार गया हूँ वैसे मैं फिरोजपुर। तो अब हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर। और ये कमेंट किया है @आई शीतल टॉक इट सारा राठौर। बहुत बड़ा नाम है, बट फिर भी सॉरी। मैं पूरा अगर मतलब क्या होता है कि जब इस समय बोल रहा होता है ना, तो कोशिश होती है जल्दी से जल्दी मेन मुद्दे पर आने की। नाम में क्या रखा है, बिल्कुल कुछ नहीं भी रखा होता, बहुत कुछ भी रखा होता है, लेकिन इस सेक्शन में मेन है कमेंट। तो ये कह रही हैं कि आज की स्टोरी काफी हॉरर थी। मैं इमेजिन कर रही थी कि कैसे मानिक भाग रहा है और उसके साथ वो चुड़ैल हंस रही थी।
आपका नरेशन काफ़ी अच्छा है। मैं आपको तब से देख रही हूँ जब से आपके 1000 सब्सक्राइबर ही थे। आई जस्ट वांटेड टू सजेस्ट यू, आप बैकग्राउंड ब्लैक रखिएगा। तो इस कमेंट के पढ़ने का मेन कारण है कि ऐसा नहीं है कि आप मेरी तारीफ़ें कर रही हैं और मैं वो बताना चाहता हूँ। जो आपने ये लास्ट क्वेश्चन किया ना, हाँ, सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद कि जब बड़ा चैनल शुरुआती दौर में था, तब से इस चैनल के साथ जुड़ी हैं और आपको मेरी नरेशन पसंद आती है और मेन जो चीज़ स्टोरीज़ में होती है कि अगर कोई मेरी स्टोरी को सुन के साथ उसको इमेजिन कर रहा है ज़बरदस्त तरीके से, तो बस ये जो स्टोरी का मूल्य है ना, वो मिल जाता है। अब जब आपका ये सजेशन है ना, जस्ट वांट टू सजेस्ट यू, आप बैकग्राउंड ब्लैक रखिए। बैकग्राउंड ब्लैक ना वैसे तो नहीं हो सकता क्योंकि मतलब मैं ब्लैक बताऊँ क्या होता है, ब्लैक हमेशा ना थोड़ा-सा नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, तो नेचुरली ब्लैक मैं नहीं कर सकता। हाँ, उससे हो सकता है, क्रोमा की से हो सकता है ग्रीन शीट लगा के। उसके लिए क्या होगा, सारा ना ये चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, फिर एक शीट लगानी पड़ेगी। तो थोड़ी-सी दिक्कत वाला काम हो जाएगा। हाँ, एक वॉल सेपरेट है, उसमें मैं उसको शीट लगा के एक बार ट्राई करके देखूँगा कि कोई उसमें वाइब बनती है। अगर उसमें कभी अभी नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं। तो अगर उसमें कुछ वाइब बनी, कुछ पॉजिटिव रिएक्शन आए, तो फिर उसको थोड़ा बहुत कंटिन्यू कर लिया करेंगे। मतलब 30 स्टोरीज़ आती है महीने में, 10 स्टोरीज़ में कर लिया करेंगे, है ना? लेकिन फिलहाल के लिए जो बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड है ना, वो एक तो मेरी जो शर्ट है ये ब्लैक है, तो इसको तो मैं चेंज नहीं करने वाला। तो वो फिर ना बिल्कुल हो जाएगा, तो उसे लगेगा कि सर ही बात कर रहा है मेरा नीचे कुछ धड़ है ही नहीं है। तो आप, आई होप ये आप समझ पाएँगी। वैसे वो ब्लैक बैकग्राउंड आपने कई पॉडकास्ट में भी देखा होगा, अच्छा लगता है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, कंसंट्रेशन जाता है पूरा। लेकिन वो ना थोड़ा-सा, एक तो थोड़ा-सा हाई टेक, मतलब वो मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। थैंक यू सो मच आपके सजेशन के लिए। मैं ट्राई करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा-सा दिक्कत हो जाएगी। एक ये अपने हिम्मत जी हैं, ये कर रहे हैं, हेलो वीर जी साडी हाज़री ला दियो, आ गए हम। तो भई आपकी हाज़िरी भी लग गई और आपका नाम भी ले लिया। और इसके अलावा ना देखिए, अभी मैं कुंभ पर गया था ना, तो बहुत से मैसेजेस थे जिसको मैं, एक तो रिप्लाई मेरा लेट हुआ, मैं एड्रेस नहीं कर पाया। तो जो जो भी आप कहते हैं ना कि आप हमारा नाम लीजिए, तो प्लीज़ आप ये मत समझिए कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि आज आपने कमेंट किया तो कल आपकी वीडियो में नाम आ जाएगा, क्योंकि कई बार होता है कि वीडियोज़ रिकॉर्डेड होती हैं, तो मानो 5 वीडियो पहले से रिकॉर्ड है, तो नेचुरली बात है वो 5-6 वीडियो के बाद ही मैं एड्रेस कर पाऊँगा। कई बार ज़्यादा नाम होते हैं, तो एक ही बार में मैं इतना नाम नहीं ले सकता। तो प्लीज़ जो भी लिख रहे हैं, बस वो बात एक समझिए कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, चौथ मनचौथ आपका नाम आ ज़रूर जाएगा। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि बस गुस्सा मत करिएगा इस चीज़ को कि अभी नाम आ नहीं रहा। तो जो नाम बाकी रह गए हैं वो हम अगले में कर लेंगे कंप्लीट, क्योंकि अब का जो एपिसोड है वो बड़ा होता जा रहा है। इसको खत्म करने का समय आ गया है, विराम देने का समय आ गया है। जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड में, नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।